तो आज झारखंड राज्य की राजधानी रांची के इस प्रेस हॉल में उपस्थित देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया कर्मीगण, हमारे भाईगण, हमारी बहनीगण, आप सबों का अभिनंदन, स्वागत है। और आज के कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, चूंकि कल से हमारा विधानसभा का सत्र आगाज होने वाला है, हमारे देश का लोकसभा का संसद का सत्र आगाज हो चुका है, तो ये हम लोग संदेश सबसे पहले देना चाहेंगे कि जैसा कि आज क्योंकि ये शायद हमें लगता है कि अंतिम महत्वपूर्ण सत्र होगा, क्योंकि उसके बाद चुनावी रंग में हमारा राज्य रंग जाएगा। तो इस राज्य की जिन उम्मीदों के साथ ये सरकार चुनने का काम की थी, जो उम्मीदें इन्होंने जगाकर हमारे वोटों को लेने का काम किया था, और हम लोगों ने एक बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वर्तमान की सरकार को चुनने का काम किया था, क्योंकि उनके पास ये अंतिम अवसर है। अथवा आज के आपके माध्यम से, क्योंकि हम लोग बचपन में एक स्कूल की दीवार में एक लाइन पढ़े थे, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, लेकिन मैं आज गर्व से का साथ कहना चाहूंगा कि उसमें मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि मीडिया इज ऑल्सो मिरर ऑफ सोसाइटी। अगर मीडिया अपना काम सही से करे, मीडिया अपना काम निष्पक्ष होकर करे, तो शायद मीडिया भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में जिस प्रकार हम लोग पढ़ते आए थे लिटरेचर के बारे में कि लिटरेचर मिरर होता है, मीडिया भी मिरर का कार्य करती है। तो आज मीडिया के माध्यम से, मीडिया को माध्यम बनाते हुए राज्य की सरकार को विधानसभा सत्र के ठीक पहले मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कृपया करके आप जिन मुद्दों के साथ आए थे, सबसे पहले उन मुद्दों पे आप ध्यान दें। आपके जो मुद्दे थे, जो कि अभी देख सकते हैं कि आप कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया में एक मैंने तस्वीर लगातार वायरल हो रही है, जिसमें आपके जेपीएससी के विभाग नगर निगम का जो वैकेंसी है, जिसमें मैक्सिमम जो है बाहर के राज्यों को लिया गया। वो चिट्ठी देखें आदरणीय मोदी जी, आप मेरा कहना यही है कि आखिर ये राज्य बना क्यों है। आज अगर हम विगत 2 वर्षों की बात करें तो सहिया लोग धरने पर बैठे हैं, पारा शिक्षक धरने पर बैठ के लाठियां खा रहे हैं, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, रैयत माइंस के एरिया में कोलियर में धरने पर बैठे हैं। तो इस राज्य के जो नीति नियम बने आखिर वो किनके लिए बने हैं? जब ये नीति नियम हमें लाभ ही नहीं मिल रहे हैं, तो इसीलिए सबसे पहले नीति नियम की बात होनी चाहिए। और इस राज्य की जनता को भी आह्वान देना चाहेंगे कि आगामी विधानसभा के चुनाव में जो इसकी नीति नियम की बात ना करे, ऐसे लोगों को चुनने की आवश्यकता ना करे। आज देखिएगा, ये सोशल मीडिया काफी वायरल हो रहा है, हालांकि जो 60-40 कहते हैं, हमें लगता है 60-40 को फॉलो किया गया है। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि आप ओपन रखना होगा कि कुछ लोग आप पूरे देश से आमंत्रित होंगे। लेकिन मेरा कहना है कि जो सरकार है उन्हें एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करना होगा कि ओपन कैटेगरी में भी से मैक्सिमम झारखंड के लोग आए। आपको ये मापदंड तय करने होंगे और इस पर कहीं रोक नहीं है। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले हमारे कुछ साथी अरुणाचल प्रदेश में एक बैंक का फॉर्म भरे थे, लेकिन उस बैंक में ये शर्त थी कि आपको उसका डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए ऑफलाइन जाना होगा अरुणाचल प्रदेश। ना आप अरुणाचल प्रदेश जा सकते हैं, ना उस बैंक की फॉर्म को भर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारी सरकार जो भी चुनकर आती है, उनको इस बात को तय करना होगा कि आप किस प्रकार से एक रास्ता तैयार करते हैं कि यहाँ के नौजवानों को बेहतर अवसर मिले। हम आज 2 चिट्ठी लेकर आए हैं, क्योंकि आज इस राज्य को जानना होगा 2 चिट्ठियों का अर्थ को। एक चिट्ठी है, इस चिट्ठी को भी हम पढ़ते हैं। ये चिट्ठी आपका नगर विकास एवं आवास विभाग, जो कि आपका जेपीएससी है, इसमें जिनको नौकरियां दी गई है उनका नाम है अन्वेषा अदिति, वसुधा शर्मा, पल्लवी तिवारी, और ये झारखंड की हैं, राहुल गांगुली। ये कोई हरियाणा के हैं, कोई राजस्थान के हैं, कोई गुजरात के हैं, कोई महाराष्ट्र के। और एक चिट्ठी हम लेके आए हैं, क्योंकि इस चिट्ठी को राज्य को देखना होगा। और एक चिट्ठी में नाम है मूर्ति देवी विशुनगढ़ मुंबई। इस चिट्ठी में अगला नाम है कपिल देव महतो, रोहित साहब, गोविंद मरांडी, ललित महतो, जीवन लाल साहब। ये पिछले 6 महीना के हमारे प्रवासी मजदूरों की डेड बॉडी जो झारखंड आई। एक चिट्ठी हमारे साथ में है। ये चिट्ठी जिनमें 28 लोगों का नाम है, जिनमें 18 लोग हमारी नौकरियों को लूट के लेके जा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, बेचने का काम कर रही है। और इसी चिट्ठी में 16 लोगों का नाम है। ये प्रवासी मजदूरों की मौत का लिस्ट है। ये इसलिए झारखंड राज्य नहीं बना था। ये पीड़ादायक, हमें आप बार-बार बाहरी वितरण की बात करते हैं, ऐसी पीड़ादायक तस्वीर किसी राज्य की नहीं है। ये सिर्फ पिछले 2 महीनों की लिस्ट है। मैं तारीख पढ़ूंगा, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 23 तारीख 7वां महीना 2024, 12 तारीख 7वां महीना 2024, 13 तारीख 7वां महीना 2024, 15 तारीख 7वां महीना 2024। तो हम मरने के लिए झारखंड पैदा नहीं हुए हैं। 40% खनिज संपदा हम लोग हमारी जमीन से निकल कर जाता है, हम प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। हमारी लाश कहां से आती है? मुंबई से कर्नाटक, गुजरात, मुंबई, केरल, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, मलेशिया, गुजरात, तमिलनाडु, चेन्नई, हैदराबाद। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी घर नहीं पहुंची है।
4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। ये चेन्नई और हैदराबाद की डेड बॉडी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को कहते कहते मेरे कंठ सूख रहे हैं, मैं भावुक हो रहा हूं। इस दिन के लिए शहीद निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी, इन लोगों के लिए कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं है, जो जिनका नाम इस लिस्ट में है। हमें आपत्ति सरकार से है। हमने इस लिस्ट के लिए, इस चिट्ठी के लिए हमने सरकार नहीं बनाया था। हमने इस लिस्ट के लिए झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इसे रोकने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था। ये 16 डेड बॉडी, ये कुछ ही महीनों का रिकॉर्ड कार्ड है। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो और दर्दनाक तस्वीर सामने आएगी। पहले सरकार देख रहे हैं, कहा कल्पना मैडम जाके प्रवासी मजदूर वापसी आए हैं, उनको लेकर जश्न मना रही है। अरे वो तो जिंदा है, जो लोग मर गए हैं इनकी डेड बॉडी पहले वापस कीजिए। नाम पढ़ दे रहे हैं, शिवा महतो नावाडी, चेन्नई में उनका देहांत हुआ है 21 तारीख 7वां महीना 2024। भुवनेश्वर सिंह नावाडी प्रखंड, सेम प्रखंड, हैदराबाद 24 तारीख 7वां महीना 2024। ये 2 चिट्ठी हमारे पास है। अब ये 2 चिट्ठी देखकर राजवासी तय करेंगे कि कब तक आखिर हमारे बोलने वाले राजवासी इनके झांसों में ठगे जाएंगे। एक चिट्ठी जिनमें 28 नौकरियों का जिक्र है, ठीक है 60-40 अनुपालन हुआ है, ठीक है ये बी ग्रेड की नौकरियां हैं, लेकिन आप जो ओपन टू ऑल है उसमें आपको कुछ रास्ते तैयार करने होंगे। जैसे गुजरात और उड़ीसा में हमारे कई साथी जब इंटरव्यू के लिए गए, उनको गुजराती और उड़िया भाषा में इंटरव्यू का पेपर दिया गया, उस भाषा में उनको इंटरव्यू का लेटर दिया गया। तो ये राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप इस चिट्ठी को कैसे इस चिट्ठी को और इस चिट्ठी को कैसे आप सुधार करते हैं। ये नहीं होगा। इस चिट्ठी के लिए, इस पेपर के लिए हमने झारखंड राज्य अलग नहीं किया था। हमने इस पेपर को समाधान करने के लिए झारखंड राज्य अलग किया था कि 40% खनिज संपदा देने वाला राज्य आज 2 महीनों में 16 प्रवासी मजदूर, उनका मृतक शरीर इस वतन में, इस प्रांत में वापस आता है। यह दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज के हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य स्पष्ट है कि जो विधानसभा का सत्र जाएगा, 81 के 81 विधायकों को यही संदेश होगा कि आप कैसे यहाँ के नियोजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, मैक्सिमम झारखंड के लोग कैसे होगा, सदन में आप बैठे हैं, इस बात को आपको तय करना होगा। दूसरी बात, मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, देखिए एक कहावत है कि अपना अपना करो सुधार तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। यदि आप अपना सुधार नहीं करेंगे तो आप लाख लोगों को बरगला में, जब समय आता है तब आप अपने आप को आदिवासी का बेटा करके बच जाते हैं। लेकिन इस लिस्ट में आदिवासियों का भी नाम है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना याद, कहानी आप पढ़े होंगे, एक वेद की कहानी है जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था। एक दिन एक महिला अपने बच्चे को लेकर उस वैद्य के पास गई और वैद्य से कहा कि मेरा बेटा का तबीयत खराब है, इसका इलाज कीजिए। तो वैद्य ने कहा 2 दिन के बाद आइए। जब 2 दिन के बाद महिला अपने बेटे को लेकर वैद्य के पास गई तो वैद्य ने कहा कि इसे कहिए गुड़ ना खाए। तो वो महिला बहुत नाराज हो गई कि ये 2 दिन पहले भी ये बात बता सकते थे। तो वैद्य ने कहा कि आपके जाने के बाद मैंने पहले गुड़ खाना बंद किया। तो ठीक मुख्यमंत्री को कहना चाहेंगे, आप आदिवासी अगर हितैषी हैं तो पहले नेमरा गोला के अलावे जहां जहां आपका जमीन है आदिवासियों को वापस कर दीजिए, तभी आपको आदिवासी हितैषी कहेंगे। आप धन बोकारो में रखेंगे 1 एकड़ जमीन, आप दुमका में रखेंगे, आप रांची में रखेंगे, बिल्कुल। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं तो पेपर के पन्नों में नहीं और आपके भाषणों में नहीं, आप आज से ये मुहिम शुरू कीजिए। क्योंकि अगर नेता बदलाव नहीं करेंगे, अगर नेता नहीं बदलेंगे तो ये राज्य नहीं बदलेगा। तो इसलिए उनसे हम पहले आह्वान करते हैं। और बाकी तो हम लोग विधानसभा के लिए तैयारी कर चुके हैं। विधानसभा में हमारी पुरजोर उपस्थिति होगी और उम्मीद करते हैं कि इस बार का विधानसभा का चुनाव उस उद्देश्य के साथ लड़ा जाएगा जिस उद्देश्य के साथ इस झारखंड राज्य को अलग किया गया था। और उसके लिए तमाम राज्य से हमें अच्छा समर्थन मिल रहा है, पूर्ण समर्थन प्राप्त हो रहा है, तमाम वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। अब एकेडमिक बौद्धिक लोग भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और हम उम्मीद करेंगे कि इस राज्य की बेहतरी के लिए एक बेहतर कार्य करके जाएंगे। और बाकी आपके सवाल के लिए हम आमंत्रित करते हैं। जयराम जी, क्या कोई आंकड़ा है जहां पे हेमंत सोरेन ने गलत तरीके से नेमरा के अलावे जमीन खरीदी? जी, एक सम्मानित प्रभात खबर में छपा था। हम लोग आखिर किसी सोर्स से ही बात कर रहे हैं। अगर हम गलत हैं तो फिर उस अखबार पे आपको फटकार लगानी होगी। ये बोकारो का मामला कर रहे हैं ना, प्रभात खबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़े है। आपके पास कोई जी, हमारे पास तमाम सबूत है। उसके लिए आप हमारे साथ चलिए, स्टिंग ऑपरेशन के साथ आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। नियोजन नीति को लेकर के एक बातचीत सदन में हेमंत सोरेन ने कही थी, मुख्यमंत्री रहते हुए, भले ही 60-40 का ये चल रहा है, लेकिन प्रयास रहेगा कि 80% जो लोग हैं वो झारखंडी लोगों को। तो कैसे करेंगे आप? नहीं, वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, उसके लिए हम लोग सुझाव देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से BC1 BC2 का अपने कैटेगराइज किया है, सेंट्रल लिस्ट में OBC है और जब वो राज्य में आता है तो BC1 BC2 बन जाता है। तो एक सुझाव हमारा रहेगा कि आप जनरल 1 और जनरल 2 में परिभाषित करें। आप 60-40 के बाद जो 20 आएगा उसको जनरल 1 में रखें और बाकी जो अगला 20 आएगा उसको जनरल 2 में रखें।
जनरल 1 में ये शर्त रखें कि इसमें जो भी भरेंगे वो झारखंड के ही भरेंगे और उनका आधार होगा कि खतियान के आधार पर आपके जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, आपके जाति प्रमाण पत्र निर्गत होंगे, झारखंड से निर्गत होंगे। और उसके बाद जो आप जनरल 2 रखेंगे जिसमें बाकी 20 बचेगा, उसमें आप पूरे हिंदुस्तान का मंतव्य कीजिए। एक बात ये बताइए कि आप अब आंदोलनकारी तो हैं नहीं, नेता हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले भी लड़े। ये जो कुछ नाम जो सार्वजनिक कर रहे हैं, जिनको नौकरी मिली है, जो बाहर के हैं, सुरक्षा का मसला आता है, क्योंकि स्थानीयता यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, सेंसिटिव इशू है। जी, झारखंड के लोग बहुत सरल होते हैं। मैं उदाहरण दे रहा था, मैंने कहा कि उनसे हमारी कोई बैर नहीं है, हमें उस सिस्टम से आपत्ति है कि आप हमारी बॉडियां प्रदेशों से वापस आएंगी और हमारे हिस्से की नौकरियों का किसी और को बांटेंगे, इससे लेकर हमें आपत्ति है। जयराम जी, आपके केंद्रीय पदाधिकारी 5-5 लाख रुपए लेकर टिकट पार्टी का काम कर रहे हैं, क्या करेंगे? देखिए, अगर आप प्रमाण देंगे तो अगले दिन उनको सस्पेंड कर देंगे। ये मैंने आपसे सवाल किया है। जी जी, देखिए, इसके लिए हम लोग भी सुने हैं, ये चर्चाएं हम तक आई हैं और ऐसी चीजों से आप इनकार भी नहीं कर सकते हैं, इनमें सत्यता है। हम लोग भी इस पर लगातार इंटरनली जांच कर रहे हैं। अगर ऐसे लोग सामने आएंगे और अगर प्रमाण हो जाएगा तो उनको हम लोग अपने संगठन से बाहर करेंगे। आपको विदेशों से भी फंड आ रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हम आप जब बोलेगा हम सर्जरी कर देंगे। अगर अभी समय दीजिएगा तो मेरा फोन पे सामने विदेश से आए हैं, 1 रुपए से लेकर 10,000 20,000 तक आए हैं। वो प्रवासी मजदूर जो दुबई, कुवैत, मलेशिया में रहते हैं। आप चाहे तो मेरा फोन ले लें, हम आपको पासवर्ड भी दे देते हैं। मेरा आखिरी सवाल है, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा में? देखिए, हम लोग मैक्सिमम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार हम लोग कहते 55, लेकिन जब हम लोग पलामू प्रमंडल का दौरा किया तो वहाँ भी 2-3 सीटें ऐसे दिखी जहाँ हम लोग को आसार दिखे। तो लिहाजा हम लोग की जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी सीटों की संख्या बढ़ेगी। क्या बीजेपी ने 7 से 8 सीटें आपको ऑफर की हैं? देखिए, आप 2 विधायकों को मंत्री बनाने का ऑफर। देखिए, सबसे पहली बात, हमने तो ये नहीं कहा था बीजेपी, हमने तो अपने भाषण में स्पष्ट कहा था कि हाँ ये सत्य है। ये तो हमने कई बार कहा है, यहाँ ऑफर था, लोकसभा में भी था। संगठन महामंत्री जो है वो सिर्फ भाजपा में। अच्छा ठीक है, हम इस बार महासचिव, संगठन महामंत्री ऑब्लिक महासचिव, संगठन महामंत्री का जिक्र किया। देखिए, हम लोग भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हैं, कुछ शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। जैसे अभी बातों में हमारे आदरणीय बड़े भाई ने सजेस्ट किया कि हमें उनका अगली बार से पूछकर उनके राज्य के बारे में बताइए, उनके नाम को हम गोपनीय रखेंगे। हम लोग चलते चलते सीख लेते हैं, तो लिहाजा महामंत्री ऑब्लिक महासचिव। अच्छा, सीधा जवाब आप दीजिए कि बीजेपी के किसी नेता से आप संपर्क में हैं? नहीं, संपर्क में नहीं है, हम संपर्क में नहीं है, वे लोग हमसे संपर्क में थे और फिलहाल कुछ दिनों से कटे हैं। मतलब वाया किसी के संपर्क में थे या डायरेक्ट आपसे बातचीत हो? नहीं, वाया संपर्क में थे, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। नहीं, सरयू जी से हमारी कोई बात नहीं होगी, ना कोई बात, चुनाव में भी कोई डील नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर वो नेतृत्व स्वीकार करते हैं, आपका एक शर्त था कि आपका नेतृत्व स्वीकार करें, अगर श्री राय अगर आपका नेतृत्व स्वीकार कर लेते तो क्या मोर्चे की संभावना बनती है? देखिए, वो काफी आयु में हमसे वृद्ध है, तो हम चाहेंगे कि वो जहाँ है बेहतर हैं और हम लोग लगता है कि शायद उस तरह से हमारे जो युवा हैं पता नहीं उनके साथ खड़े बैठे के लिए, तो उस पर कभी बातचीत हुई नहीं और हम लोग उस पर बातचीत भी नहीं किए हैं। हम लोग अपने स्तर से अपने आप को बेहतर कैसे करें इस पर काम कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नहीं, हम लोग चुनाव प्रेस लड़ेंगे और बिल्कुल अपने सिद्धांतों के साथ लड़ेंगे। मतलब ये तय है कि आप नहीं किसी से गठबंधन करेंगे? जी जी भैया, संजय भैया है क्या? हाँ। दिख नहीं रहे हैं। जी भैया, ये पूरी तरह तय है कि हम लोग चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ेंगे। फैसला सुना है, इसको किस तरीके से? देखिए, अगर राज्यों की खनिज पर अगर राज्य को भागीदारी मिल रही है या फिर राज्य को नियंत्रण देने की बात कही जा रही है तो ये स्वागत योग्य है। क्योंकि देखिए, दिल्ली में बैठे लोग नहीं समझ पाते हैं राज्य की समस्या को और ये मनमानी होती है दिल्ली में बैठे, लेकिन अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो इसका स्वागत है। हम चाहेंगे इस बिल्कुल और बेहतर से बेहतर ऐतिहासिक फैसले आए। हम तो चाहेंगे कि धीरे धीरे अगर आप इस देश की इकोनॉमी को एक आम व्यक्ति तक लेकर जाना चाहते हैं तो बकायदा खनिजों पे उनकी मालिकियत का ही अधिकार दे दे। महोदय अस्वस्थ, हम रांची मिलने आए थे, पता चला दिल्ली चलेंगे, हम लोग भी चलेंगे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंशियल उनका इलाज चल रहा है, नहीं मिल पाए। तो हम पहले दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे वो जहाँ है जिस हाल में मजबूत रहे और स्वस्थ होकर जल्दी वापस आए। तो क्या उनको अभी विधानसभा चुनाव में सिल्ली से उतारेंगे? देखिए, ये तो हमारे संगठन का फीडबैक तय करेगा, ये जनता का भी फीडबैक जो सर्वे टीम करने जाएगी वो तय करेगी, स्क्रीनिंग कमेटी के पास जो रिपोर्ट पहुंचेगी वो तय करेगी, संसदीय बोर्ड
तक जो आएगी वहां तय होगी। इस बार थोपे हुए लीडर नहीं दिए जाएंगे और न ही केंद्र अध्यक्ष जिनसे उनकी मित्रता है, गहरी मित्रता है, वो कोई उनके फेवरेट हैं, उनको हम मैदान में उतार देंगे, ऐसा भी भूल हम लोग नहीं करेंगे। अभी तक तय नहीं है कि नहीं, अभी कहीं किसी का तय नहीं हुआ है। मेरा खुद का तय नहीं हुआ है कि हम लोग कहां से चुनाव लड़ेंगे। रांची रहे, हजारीबाग रहे, धनबाद रहे, तब तो उनकी दावेदारी बनती है। देखिए दावेदारी संगठन के वोट है, वोट प्रत्याशी के लिए संगठन के वोट हैं, तो संगठन तय करेगी। क्योंकि हम लोग जब ये चुनाव हम लोग नहीं लड़े तो उस समय हम लोग कहते कि संभावना बढ़ेगी कि लोकसभा में जिनको अवसर मिलेगा, विधानसभा में थोड़ा सा, लेकिन कुछ चेहरे हैं जिनको रिपीट भी किया जाएगा, तो वो संगठन तय करेगी। वहां का जो फीडबैक सामने निकल कर रहेगा वो सारी चीज तय करेंगे। 28 तारीख को आप लोग बैठक कर रहे हैं अधिवेशन में, उसमें क्या कुछ अहम मुद्दा है? जी बहुत जो काफी फॉल्ट्स आ रहे हैं, त्रुटियां आ रहे हैं, दीदी ने भी शिकायत को सजेस्ट किया, तो ऐसे जो भी शिकायतें सामने आएंगी उनको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अनुशासन में रहेंगे। अनुशासन अगर भंग होती है तो पार्टी उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। क्या अमित माकू आपके साथ आएंगे? बिल्कुल, देखिए उनको लेकर हमेशा एक स्वागत का नजरिया हम लोगों की टीम में रहा है। क्योंकि जब आंदोलन का स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जेएमएम को छोड़ने का काम किया था, बकायदा जो सरकार में है उस संगठन को, उस टीम को छोड़ने का काम किया था। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो उनके लिए हम लोग पॉजिटिव है। जयराम जी, आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कब आने की संभावना है? हमें लगता है कि इस महीने में, चूंकि सावन का महीना हम लोग खेती बाड़ी का महीना, झारखंड खेती बाड़ी का प्रधान राज्य है, तो खेती करते करते पहली लिस्ट आप सबके सामने होगी। इधर सूर्य कि एक सप्ताह के भीतर हम लोग का पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। कुछ त्रुटियां आई, क्योंकि कुछ लोग केंद्र तक पहुंचे थे कि हमारे पार्टी का रजिस्ट्रेशन ना हो, जो कि दुर्भाग्य है। लोकतांत्रिक देश है, हमें हराइए, मैदान में उतर कर हराइए, हमें पूरी तरह हराइए, इतना पूरी तरह हराइए कि हम लोग 2029 में चुनाव लड़ने का हौसला ना रख पाए, ऐसे हराइए हमें। लेकिन आप पार्टी रजिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब करते हैं, ये थोड़ा सा एक लोकतांत्रिक देश में उचित नहीं है। संसद बजट पास हुआ है, झारखंड को जो कुछ बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। झारखंड को जो मिला है बहुत सारी खामियां हैं, और हम लोग संसद की जब आपने बात कही है तो हम जितने भी हमारे 14 नवनिर्वाचित सांसद चुन के गए हैं उनसे भी हमारा संदेश होगा कि जो झारखंड को एक विशेष राज्य दिलाने के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें, और विशेषकर जो झारखंड के जमीन संबंधित कानूने हैं उनको लेकर अपनी आवाज को बुलंद करें। झारखंड के जो विस्थापितों के मामले हैं उनको लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। और आपकी बातों ही बातों में पता चलेगा, आज केंद्रीय मंत्री भी आए हैं, तो अगर उन तक हमारी आवाज नो डाउट जाएगी ही, कहीं ना कहीं उनके कानों तक जाएगी किसी न किसी माध्यम से, तो उनको हम यही कहना चाहेंगे कि आप आए हैं कोयलांचल में आपका स्वागत है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कोयलांचल के कोयले में जो आग लगी है केवल उसको देख के मत जाइएगा, कोयलांचल के जो विस्थापित है उनके कलेजे में जो आग लगी उसको भी देखकर जाइएगा। और सांसदों से आग्रह होगा विशेषकर जमीन कानूनों को, क्योंकि मैं 2 सालों से लगातार मैं कह रहा हूँ, आज अगर मेरे घर में सबसे ज्यादा शिकायतें कहीं से आई है तो जमीन संबंधित आई है। जमीन संबंधित इसलिए आई है क्योंकि ये बिल गेट्स ने दुनिया को बताया है कि आज के डेट में सबसे बड़ी संपत्ति कुछ है तो वह जमीन है। तो इसलिए यहाँ के लोगों की जमीनों पर जोरदार लूट मची है। वही उस समय जब सीएनटी और एसपीटी की कानूने हैं, इन कानूनों को धराशायी करते हुए लूट जब मची है, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि आम व्यक्ति न्याय के लिए कितना संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए मेरा मानना है कि इस राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दे, इस बात की आवाज उठाई जाए, इस राज्य को संरक्षण मिले, इस बात की आवाज उठाई जाए। और आवश्यकता है, नहीं तो आज देख सकते हैं असुरी जनजाति समापन की ओर है, बिलोहरी समुदाय अपने बहुत मतलब समापन की ओर जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो लगभग नग्न हो रहे हैं। तो इसको अगर बचाना है, संरक्षण देना है, तो मुझे लगता है इस विषय पर पहल करनी चाहिए, शुरू करना होगा, तभी जमीन लेने में सुविधा होगी। और 1950 में शायद दिसंबर का महीना या सितंबर का महीना उन्हें विदाउट नोटिफिकेशन के जैसे ही बाहर किया जाता है, 1951 में लगभग 50 कुर्मी गांव विस्थापित कर दिए जाते हैं एक झटके में। नाम होता है सिंदरी, जिसको आज हर्ल के नाम से आप जानते हैं। दौर शुरू हो जाता है, दौर का नाम आप बोकारो पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप चांडिल डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप कोनार्क डैम पहुंच जाते हैं, उस दौर में आप तमाम कोलेरी पहुंच जाते हैं। और आज भी अगर आप विस्थापन को जानना चाहते हैं तो अब आप बिना कुर्मी को जाने विस्थापन को नहीं जान सकते। 1907, 1908, 1950 नोटिफिकेशन आउट होना, 1951 से सिंदरी प्लांट से ही तमाम एचईसी के भी अध्ययन कीजिएगा, कुर्मियों की जमीनें बहुत मात्रा में मिलेगी। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इनको शेड्यूल से हटाने की। अब देखिए विवाद ये होता है कि ये कौम अगर यहाँ एंट्री करती है तो इससे आदिवासी जो कौम अभी यहाँ है, अच्छा उसके बाद लोग तर्क देते हैं पहले 32 थे 36 हो गए, बाकी जो 4 हैं किन्हीं ने अपोज नहीं किया, लेकिन इनको लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा आबादी में ज्यादा है। तो मैंने बार बार कहा
कि एक रास्ता तैयार कीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पशु पक्षियों का अधिकार है। आज जंगली हाथी लगातार 10 गांव घरों का हमारा रोज तोड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको कुछ नहीं कर सकते क्योंकि भारत का संविधान कहता है, भारतीय संविधान आर्टिकल 48 ये स्पष्ट कहता है वन्य जीव संरक्षण। तो जिस देश में जीव जंतुओं को जीने का अधिकार है, अगर ये कुर्मी कौम जो है धराशायी होने को है, आज जिसने झारखंड को बनाने के लिए अपना सर्वस्व दे दिया, आज अगर वो एक अपनी पहचान मांग रहा है तो एक विकल्प का रास्ता तैयार कीजिए कि विवाद ना हो। इसलिए मैंने जोर दिया कि 2016 से पहले ईडब्ल्यूएस नहीं था, एक नया कॉलम आया, देश ने स्वीकार किया, आप एक नया कॉलम लेकर आए, फार्मिंग ट्राइब्स, एग्रीकल्चर ट्राइब्स, कुछ भी नाम दीजिए, और एक नए कॉलम के साथ एक नया सुरक्षा उनको दीजिए, क्योंकि वो कौम खेतीहर है। आज झारखंड में पहली आबादी आदिवासियों की, दूसरी कुर्मियों की, फिर अल्पसंख्यकों की आती है। क्या आपको एक भी टॉप बिजनेसमैन का नाम है या कुर्मियों का? थोड़ा सा ह्यूमैनिटी की बात कीजिए, छोड़ दीजिए इस विवाद से, थोड़ा बाहर आते हैं, मानवता के नाते थोड़ा कुर्मियों की बात कर लीजिए। एक भी बिजनेसमैन को आप जानते हैं? रांची कहती है कुर्मियों की जमीन में, हिंडालको कुर्मियों की जमीन में, घाटू कुर्मियों की जमीन में, तमाम जो केरला, मोरपा, जो मांडू और रामगढ़ का ग्वालियर, ये सब कुर्मियों की जमीन में, क्या एक भी आप टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून को जानते हैं? नहीं जानते, क्योंकि उसका संबंध खेती से रहा है। तो वो अपने खेत को मांग रहा है, उन्हीं खेत को दे दीजिए, कोई विवाद नहीं होगा। वो अपने खेतों का संरक्षण मांग रहा है। और एक बात में आप बताइए, ये तब आप इस माहौल को तूल देते हैं जब हमारा कौम डोमिनेटिंग होता। आबादी में हम दूसरे नंबर पर हैं, कल की बात करेंगे तो पहले नंबर पर हैं। उसके बाद भी हमने एक भी हमारा व्यवहार बताइए डोमिनेटिंग का, जबकि हमारे साथ तो साजिशें आज भी हो रही है। उदाहरण के लिए इंद्रजीत महतो, उदाहरण के लिए जगन्नाथ महतो, इस कोरोना काल में 2 ही नेता डैमेज हुए, दोनों कुर्मियों के बेटे क्यों भैया? क्या कभी मीडिया ने सवाल किया? क्या आपने कभी चिंतन किया? कसम खा के बोल रहे इसके पीछे भी राजनीतिक यही है कि कुर्मी के बेटे थे। हम तो साजिशों के शिकार आज भी हो रहे हैं। इसलिए आपसे हम पूरे राज्य से भी अनुरोध करेंगे कि ये जो जिस दृष्टि से आज हमें देखा जाता है उस दृष्टि से ना देखें। हम साजिशों के शिकार आज होते हैं। जगन्नाथ बाबू तो नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले, इंद्रजीत बाबू स्वस्थ होकर वापस आए, ये प्रार्थना करते हैं। और किस पर लगा रहे हैं? ये बहुत बड़ा आरोप। ये आप उसमें टीम बनाए, टीम गठन करो, साजिशों पर पर्दाफाश करें। सुधीर महतो डिप्टी सीएम रहते हैं, रसगुल्ला खाते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। विनोद बिहारी महतो झारखंड के पुरोधा महानायक, ट्रेन में बैठकर जाते हैं संसद भवन, उनके शरीर का रंग नीला पड़ जाता है, लेकिन कोई जांच की मांग नहीं उठती है, उनके शरीर का पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाता। आज उनका भाई जिनता, उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उनके शरीर का रंग चेंज हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे हम तो आज भी साजिशों के साथ ही भैया। अलग झारखंड के राज्य के समय तो जो कत्ल हुआ तो हुआ ही था भैया। हम आज भी, इंद्रजीत महतो उसका प्रमाण है, उसका एक ही कसूर था, बेचारा कुर्मी से बेटा था। अगर वो नहीं होता तो इलाज भी होता तगड़ा और आज बहुत कम समय ठीक होके आ जाता। हालांकि हम अभी भी प्रार्थना करते हैं, आप भी प्रार्थना कीजिए वो ठीक होके आए। तो हमारे साथ भैया साजिश आज भी हो रही है। जब भी झारखंड का टॉप लीडर का मर्डर हुआ है तो याद रखिए वो कुर्मी का बेटा होता है। सांसद सुनील महतो, सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ झारखंड मुक्ति मोर्चा निर्मल महतो, कितने नाम गिनाए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कौम को लेकर जो दृष्टि बनाई जा रही है, थोड़ा सा उसको पॉजिटिव बनाया जाए। हमारी लड़ाई संरक्षण की है। आप हमारी जमीनों को, हमारी भाषा को संरक्षण कर दीजिए, कोई विवाद नहीं रहेगा। ये नौकरियों की लड़ाई नहीं है। हम जहाँ थे वहाँ 3 दिनों से हाथियों का आतंक था। अगर वहाँ समस्याएं नहीं होती हम आते, हम समस्याओं के बीच घिरे थे। तो इसलिए सबसे पहली बात आपको इस बात को जानना होगा कि एक समय में कई आंदोलन हम लोग करते हैं। जैसे एक दिन 4 जगह हमारे टीम धरना पर बैठी थी और चारों जगह कहीं 7 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 16 लाख मौजा लेके उठी। तो हर जगह जयराम महतो का जा पाना संभव नहीं है। हर आंदोलन को हम लोगों ने समर्थन किया है। तो संगठन इसीलिए होता है। आप किसी भी संगठन की बात कीजिए, क्या हर जगह आजसू या जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं? तो नो डाउट आज बीते 2 सालों में जनता की उम्मीद बनकर कोई आया तो हमारा संगठन आया है। आप बगोदर का उदाहरण ले लीजिए, 21 दिन बाद मजदूर की डेड बॉडी घर पहुंची, लेकिन मुआवजा 5वें दिन पहुंचा था। आपने जैसा बोला कि हर जगह केंद्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब उपाध्यक्ष को चोट लगती है हर कोई मिलने पहुंचता है, आप मिलने नहीं पहुंचते? बिल्कुल पहुंचे, दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस रहा। और सुना ये भी कहा जा रहा है कि आपने देवेंद्र नाथ महतो को बाहर का रास्ता, पार्टी से बाहर का रास्ता भी, ऐसा आपको किसने कहा? इसमें कितनी सच्चाई? नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं। अब बाकी अगर कुछ लोग ऐसा माहौल बनाते हैं तो बड़ा दुर्भाग्य है। आखिर एक बात बताइए, देवेंद्र नाथ जी आज कई वर्षों से आंदोलन कर रहे थे। आज हम लोग साथ में, आज रांची सीट को खुद लड़ना नहीं चाहते थे, हमने पर्सनली उनको रांची सीट लड़वाया कि वहां सोपरी चुनाव प्रत्याशी नहीं है हमारा। आज मान के चलिए अच्छा सम्मानजनक वोट लाए, तब लोग उनकी निगाह पड़ी। तो ये चीजें अगर कोई कह रहा है तो हमें लगता है बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है।
कल बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि झारखंड में जो है डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में अब सबकी अपनी अपनी सीमा है, सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपने अपने भौगोलिक क्षेत्र में सबका निवास है, तो इस बात का ध्यान होना ही चाहिए। देखिए इस बात के लिए इसलिए मैं कहना चाहूंगा क्योंकि लोग भी इस बात को कहते हैं कि मान के चलिए कि भारत एक संवैधानिक देश है, कोई आता है, रहता है, बसता है, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर कोई आके यहाँ बसता है और उसके बसने से अगर हमारी जो आबादी है उस पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े तो स्वीकार कीजिए, लेकिन अगर उस पर अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा उनके, तो मुझे लगता है वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र होना चाहिए। जयराम महतो